मैं राणा लाखा बोल रहा हूं। मैं भी उसी मेवाड़ के शासनकाल का हिस्सा रहा जिसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं। मैं उसी महाराणा कुंभा का दादा हूं जिसने मालवा के सुल्तान को 5 बार धूल चटाई थी और उसकी याद में चित्तौड़ किले पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। मैं वही राणा लाखा हूं जिसके पुत्र चुंडा और राणा मोकल हुए। वही चुंडा जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मैं वही हूं जिसके शासनकाल में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण पिंचू बंजारा द्वारा करवाया गया, जिनके किनारे आज उदयपुर का भव्य महल सिटी पैलेस बना हुआ है। मैं वही हूं जिसने दिल्ली के शासक गियासुद्दीन को धूल चटाई और बदले में हिंदू तीर्थों से कर वसूलना माफ करवाकर उसे जीवन दान दिया। मैं वही हूं जिसके शासनकाल में मेवाड़ आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध बना। मेरे ही शासनकाल में उदयपुर के जावर क्षेत्र में चांदी निकलना शुरू हुई थी, जो आज भी निकाली जा रही है। मैं वही हूं जिसके दरबार में जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जैसे संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, जो संस्कृत साहित्य में अद्वितीय थे। अगर मेवाड़ पर मेरे शासनकाल की बात करूं तो मेवाड़ पर मेरा शासन 1382 से लेकर 1397 तक रहा। मेरे शासनकाल में मेवाड़ बहुत समृद्ध और शक्तिशाली बना। मेरे युग को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। मेरी धमनियों में राणा क्षेत्र सिंह का खून दौड़ रहा था। मेरा इतिहास आपको कहानी के रूप में ही सुनने को मिलेगा और आज मैं भी आपको उसी तरह से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मेरा असली नाम लक्ष्य सिंह था, लेकिन बोलचाल में मुझे सब लाखा कहा करते थे, तो तब से मेरा नाम लाखा पड़ गया। उदयपुर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नगर बदनौर की स्थापना का श्रेय मुझे ही जाता है। ये सन 1382 ईस्वी की बात है। मैं मेवाड़ का नया महाराणा बना। जब मैंने मेवाड़ की गद्दी संभाली तब मेवाड़ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। मेरे ऊपर सबसे बड़ा दबाव यही था कि कैसे भी करके मेवाड़ को आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाला जा सके। कहते हैं किस्मत मेहरबान तो हर समस्या को आसानी के साथ हल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और उदयपुर के समीप स्थित जावर नामक स्थान पर एक चांदी की खान निकली। संभवतः एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी। चांदी की खान मिलने से आसपास के क्षेत्र में अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल गया। धीरे धीरे मेरे द्वारा मेवाड़ की आर्थिक समस्याएं हल हो गई और यहीं से मेरा शासनकाल तरक्की करने लगा। मुझे आज भी मेवाड़ के सफलतम शासकों में से एक माना जाता है। हर राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। मैं भी उनमें से एक था। मैंने भी अपने साम्राज्य के विस्तार की सोची। प्रारंभ में परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं थी, लेकिन गद्दी संभालते ही जावर में मिली चांदी की खान की वजह से मैंने अपार धन संपदा अर्जित की। अब मेरा राज्य आर्थिक समस्याओं से निपट चुका था। अब मैं अपनी अच्छी सेना खड़ी करने में समर्थ था। मैंने अपनी सेना तैयार की और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लग गया। मैंने बदनौर जीतकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। यह क्षेत्र पहले मेड़ों के पास था। धीरे धीरे मैंने बूंदी के शासक वीर सिंहाड़ा को पराजित कर दिया। उसके बाद मैंने शेखावाटी, जहाजपुर आदि क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे मैं अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाता रहा। इसी बीच मैंने आमेर में सांखला राजपूतों को हराया। मेवाड़ का उमराव बनने से पहले मैंने डोडिया राजपूतों की छोटी छोटी जागीरें प्रदान की। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैंने दिल्ली के शासक सुल्तान गियासुद्दीन को धूल चटाई। जब मैं मेवाड़ का राजा था तब दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन के हाथ में थी। गियासुद्दीन बड़ा ही महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था। वह भी अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था और अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह बदनौर आया। बदनौर में गियासुद्दीन का सामना मुझसे हुआ। मेवाड़ उस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में था। मेरी सेना ने सुल्तान गियासुद्दीन को बुरी तरह से पराजित कर दिया। गियासुद्दीन को मैंने इस शर्त पर जिंदा छोड़ दिया कि वह काशी जी, गया जी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने वाले हिंदुओं से कर वसूली नहीं करेगा। बदले में मैंने भी गियासुद्दीन को सेना और घोड़े भेंट किए और उसे जीवन दान दिया और उसे अपनी औकात में रहने की हिदायत देकर वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, मैंने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष किया और जीत भी हासिल की। मेरे लिए यह बड़ी जीत थी कि मेरे होते हुए मुस्लिम शासक मेवाड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा सके। सन 1396 ईस्वी में मांडलगढ़ जीत लेने के बाद भी गुजरात का जफर खान मेवाड़ में प्रवेश न कर सका। मैंने मेवाड़ की इतनी शक्तिशाली हालात पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब मैं आज के उदयपुर में बनी पिछोला झील के बनने के पीछे की कहानी बताता हूं, जो आज उदयपुर आने वाले सभी पर्यटकों के लिए एक मनोरम दृश्य का केंद्र बनी हुई है, जिसके अंदर की लेक पैलेस होटल सिटी बनी है और किनारे पर ही मेवाड़ की समृद्धि की गाथा सुनाता सिटी पैलेस बना हुआ है। यह झील
एक बंजारे के द्वारा बनाई गई थी और यह पिछोली गांव के पास बनी हुई है। इस वजह से इसका नाम पिछोला पड़ गया। अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बंजारे कौन होते हैं? तो एक तरह के घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे जो अपनी बैलगाड़ी में सामान रखकर एक गांव से दूसरे गांव बेचा करते थे। आज के जमाने के हिसाब से आप इन्हें चलता फिरता रिलायंस फ्रेश कह सकते हैं। इसी पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ जो नटनी का चबूतरा नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो भी आज मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिससे आपको भी लगेगा कि मेरे राज्य में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं थी। एक बार मेरा दरबार लगा था और मेरे दरबार में एक नट आता है और उसने दावा किया कि मेरी पत्नी नटनी रस्सी पर चलकर पिछोला को पार कर सकती है। यह एक आश्चर्य की बात थी और मुझे भी लगा कि यह एक असंभव सी चीज थी, जो मैंने भी जोश में आकर बोल दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मेवाड़ का आधा राज्य उपहार स्वरूप दे दूंगा। फिर क्या था, नटनी के प्रदर्शन के लिए सारी तैयारियां शुरू की गई और नटनी ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। नटनी इतनी प्रतिभावान थी कि उसने आधी पिछोला झील पार कर ली। ये देखकर मुझे एक चिंता सताने लगी कि मुझे मेरा आधा राज्य इसको देना पड़ेगा। लेकिन इतने में उसका बेटा रोने लगा, जिसे एक मां का दिल पसीज गया और जैसे ही अपना ध्यान बेटे की तरफ गया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर गई। पानी में गिर जाने की वजह से उस नटनी की वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी कला से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसके मरने की जगह पर मैंने एक चबूतरा बनाया जो नटनी के चबूतरे के रूप में जाना जाता है। आप आज इसे पानी के बीच देख सकते हैं। अब मैं आपको बूंदी के हाड़ा राजपूत कुंभाहाड़ा के पराक्रम की कहानी बताता हूं, जिसने एक नकली युद्ध में भी अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी। यह बात उस समय की है जब मैं अपनी हाड़ी रानी से चित्तौड़ और बूंदी के बारे में पूछता हूं कि आपको दोनों में से कौन सबसे अधिक अच्छा लगता है, तो उन्होंने बूंदी को चित्तौड़ से अच्छा बताया। ये सुनकर मैं बहुत आवेश में आ गया और प्रण लिया कि जब तक बूंदी को जीत नहीं लेता मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस जिद को सुन मेरे सामंतों ने मुझे बहुत समझाया कि इस तरह से बूंदी जैसे राज्य किसी वीर हाड़ा राजपूत के शौर्य का डंका हर कहीं बजता है तो जीतना आसान नहीं है। चाहे जीत भी जाएंगे लेकिन बिना किसी कारण के ऐसे किसी से बैर लेना अच्छा नहीं। परंतु मेरे प्रण के चलते मेवाड़ के लोगों के सामने एक गंभीर समस्या ने जन्म ले लिया था, जिसका कारण था न तो बूंदी के हाड़ा राजपूतों को इतनी सरलता से हराया जा सकता था और जिद पर अड़ा मैं भी अपने प्रण से पीछे हट नहीं सकता था। अतः मेवाड़ के सामंतों ने एक बीच का रास्ता निकाला और मुझे एक मार्ग सुझाया कि अभी चित्तौड़ के किले के बाहर ही बूंदी का एक मिट्टी का प्रतीकात्मक नकली किला बनवाकर उस पर आक्रमण कर उसे जीत लेते हैं और नकली बूंदी के किले पर विजय हासिल कर अपने प्रण पूरा कर लेते हैं। मैंने उनकी ये बात मान ली। अब चित्तौड़ किले के बाहर बूंदी का एक प्रतीकात्मक मिट्टी का नकली किला तैयार हुआ। कुछ घुड़सवार व कुछ सामंतों के साथ मैं इस नकली बूंदी के किले को जीतने की ख्वाहिश लिए आक्रमण के लिए आगे बढ़ा। अचानक न जाने कहां से दंदनाता तीर अचानक मेरे घोड़े को आकर लगा। घोड़ा गश खाकर वहीं चित्त हो गया। अचानक एक दूसरा तीर आकाश को भेदता हुआ और एक सैनिक की छाती में समा गया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो इस नकली बूंदी की तरफ से लड़ रहा है। ये तीर आखिर चला कौन रहा है। बिना देर किए मैंने एक सामंत को बूंदी के नकली किले की ओर रवाना किया। नकली बूंदी के किले की तरफ जाकर दूत ने देखा कि वहां एक नौजवान केसरिया वस्त्र से सुसज्जित अपनी कुछ मुट्ठी भर साथियों सहित अस्त्र शस्त्र को धारण किए उस नकली किले की सुरक्षा हेतु मोर्चा बांधे खड़ा है। यह नौजवान बूंदी का एक आम हाड़ा राजपूत कुंभा था जो मेरी ही रानी के साथ मेवाड़ आया था और मेरी सेना में नौकरी करता था, जो आज अपने हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा बचाने हेतु अपने दूसरे हाड़ा राजपूत वीरों के साथ मेवाड़ की सेना को जवाब देने के लिए उस नकली बूंदी को बचाने वहां खड़ा था। मेवाड़ के कई सामंतों ने कुंभा को समझाया कि यदि महाराणा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो बिना अन्न जल उनके जीवन पर संकट आ सकता है और तुम स्वयं जो महाराणा के सेवक हो, तुमने भी तो उनका नमक खाया है, अतः उस नमक का कर्ज अदा करो और यहां से हट जाओ और महाराणा को नकली बूंदी पर प्रतीकात्मक विजय प्राप्त कर अपने प्रण का पालन करने दो। तब कुंभा ने कहा, मैं निसंदेह महाराणा का सेवक हूं, मैंने उनका नमक खाया है इसलिए उनका घोड़ा मार गया है। वो नहीं, मैं एक हाड़ा राजपूत हूं, बूंदी मेरी हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, अतः आप महाराणा से कहिए बूंदी विजय का विचार त्याग दें। मेरे लिए नकली बूंदी का किला भी असली से कम नहीं। जो नकली बूंदी के लिए मर सकता है वह असली बूंदी के लिए भी मर सकता है। मैंने महाराणा का नमक खाया है, इस कारण वह मेरे से मस्तक के मालिक हैं, तो मेरी मर्यादा के कतई नहीं। यह प्रश्न हाड़ा वंश और अपनी मातृभूमि के मान का है, इसलिए महाराणा मुझे क्षमा करें। चित्तौड़ के लोग दुर्ग की प्राचीर पर खड़े थे जो नकली बूंदी पर विजय अभियान देख रहे थे।
अचानक उन्होंने देखा कि सैकड़ों घोड़े और हाथी सज धज कर नकली बूंदी की ओर बढ़ रहे हैं। एक पूरी सेना बूंदी के नकली किले को घेर रही है। चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष चित्तौड़ किले तक सुनाई दे रहा था। अचंभित लोग सोच में पड़ गए कि नकली बूंदी के लिए यह युद्ध कैसा। कई लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं यह वास्तविक युद्ध तो नहीं, तो कई लोग उस युद्ध का अभिनय समझ रहे थे। यह युद्ध ज्यादा देर न हो सका। हालांकि दोनों तरफ से तीरों की बौछारें हुई। जहां एक और मेवाड़ के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तो सैकड़ों हताहत हुए। वहीं दूसरी ओर हाड़ाओं की देशभक्ति व उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। कुंभहाड़ा व उसके साथ ही लड़ते लड़ते अपनी वीरता दिखलाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आज के युग में इस घटना को याद करना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि एक तरफ कुंभाजी जिसे देशभक्त लोग थे जो अपनी प्रतीकात्मक मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर गए, जबकि दूसरी ओर इसी मातृभूमि पर जन्म लिए लोग अपने कर्तव्य से दूर होते जा रहे हैं। पर जब मेरी उम्र ढलान पर पहुंच गई थी और कुछ ही समय में मैं मेवाड़ का राजकार्य अपने बेटे चुंडा के हाथों में सुपुर्द करने ही वाला था। मेरे समकालीन मारवाड़ के राव चुंडा का शासन था, जिनके बेटे का नाम था रणमल और बेटी का नाम था हंसाबाई। मेवाड़ की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर राव चुंडा ने अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे चुंडा से करने का निर्णय लिया और उसी के लिए उसने पंडित जी के साथ चुंडा के लिए नारियल भिजवाया। जब पंडित जी मेवाड़ दरबार में पहुंचे और बोले कि मैं मारवाड़ से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं, तो सुनकर मैंने अपनी सफेद हो चुकी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है, इस बुढ़ापे में भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। ये सुनकर पंडित जी बोले कि नहीं हुक्म, ये रिश्ता आपके लिए नहीं बल्कि आपके बेटे चुंडा के लिए है। लेकिन चुंडा उस समय राज दरबार में मौजूद था और उसने पंडित जी को बोला कि पंडित जी, मेरे पिताजी ने इस रिश्ते को अपने लिए बताया है, तो अब हंसबाई तो मेरे लिए मां समान हो गई, तो मैं तो उनसे विवाह नहीं कर सकता। यह सब सुनकर मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मैंने भी बेटे चुंडा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद मारवाड़ गए राजा भी सोच में पड़ गए कि इस मुसीबत का हल कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने एक नई युक्ति निकाली कि हंसाबाई की शादी राणा लाखा से करा देंगे, लेकिन उनसे जो औलाद होगी वो अलग राजा बनेगा। उन्होंने सोचा कहीं राजा मोह में चुंडा इस शादी के लिए मना न करते, लेकिन मेरे बेटे चुंडा ने शर्त भी कबूल कर ली और प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। और इस तरह मेरी शादी हंसाबाई से करा दी गई और उनसे मेरे एक बेटा मोकल हुआ, जो आगे चलकर मेवाड़ का राजा बना। और चुंडा ने अपने पिता की राजगद्दी का त्याग कर उसके इसी त्याग की वजह से उसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। राजकुमार मोकल जब 5 वर्ष का था तो मुझे अपनी सेना लेकर मलेच्छों के विरुद्ध युद्ध पर जाना पड़ा। मैंने अपने पुत्र मोकल के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से उस युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व उसका राज तिलक कर दिया। इस प्रकार राणा मोकल 5 वर्ष की अवस्था में चित्तौड़ का उत्तराधिकारी घोषित हो गया। यह एक सुखद बात थी कि राजकुमार चुंडा अपने भाई मोकल के प्रति इस सब के उपरांत भी सहिष्णु और सहृदय बना रहा। उसे इस बात पर तनिक भी कष्ट नहीं था कि महाराणा ने राजकुमार मोकल को चित्तौड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मेरे देहावसान के पश्चात राजकुमार चुंडा ने अपने पिता की भावना का पूर्ण सम्मान किया और अपने भाई मोकल का संरक्षक बनकर राज काज चलाने लगा। वह एक होनहार राजकुमार था जिसे वर्तमान परिस्थिति पर किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं था। महाभारत के भीष्म पितामह की भूमिका निभाते हुए वह अपने भाई के संरक्षक के रूप में ही अपने आप को आनंदित अनुभव करता था। उधर नारी सुलभ स्वभाव के कारण महाराणा मोकल की माता को राजकुमार चुंडा पर विश्वास नहीं था। जब राजकुमार चुंडा को राजमाता के इस प्रकार के संदेहपूर्ण आचरण की जानकारी मिली तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें इस बात पर भी सफाई देनी चाहिए और इसी प्रकार की आशंकाओं का निवारण करते हुए राजमाता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि अपने भाई मोकल के प्रति पूर्णतः सहृदय है। रहनी पर जब उसके इस प्रकार के प्रयासों का कोई प्रभाव न पड़ा तो वह एक दिन चित्तौड़ को छोड़कर मांडू चला गया। वहां के राजा ने राजकुमार का राजोचित सम्मान किया और अपने राज्य का हल्लर नाम का क्षेत्र उसे सम्मान स्वरूप भेंट दे दिया। यह था राणा लाखा का इतिहास, जिन्होंने मेवाड़ को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। उनके इस काम को आगे बढ़ाने का काम महाराणा कुंभा ने बखूबी किया, लेकिन उस महान राजा के बारे में कहीं पर भी इतना लिखा हुआ नहीं मिलता। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महाराणा लाखा की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।